Hey everyone, welcome to GS of Civil Services classes 73rd बीपीएससी फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच में आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम अंजलि है। आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो बेसिकली मेरा बीपीएससी से जो नाता है वो 67th बीपीएससी से चालू हुआ था। 67th बीपीएससी मैंने फाइनली क्वालिफाई किया। 68 में भी फाइनल सिलेक्शन लिया मैंने एंड 69th में मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, बट आई डिसाइडेड नॉट टू सिट इन द इंटरव्यू। ऑलराइट, सो आई हैव experience of 3 BPSC, not only from the prelims perspective but also from the mains perspective, and I have been guiding the students since 67th BPSC result. जब final selection हो गया then I decided to provide the guidance for the aspirants who aspire to qualify the BPSC CSE examination. All right, तो हमने ये जो जर्नी था मैंने और रितेश सर ने साथ में ही स्टार्ट किया इसको। एंड बेसिकली द 70th जो बीपीएससी जो अभी हाल ही में रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा फर्स्ट बैच था, फर्स्ट एवर स्टेप था इस फील्ड में आने का, और वी हैव डन एक्सेप्शनली वेल। आई होप आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा होगा एंड जीएस सब का भी परफॉर्मेंस देखा होगा। तो जो ये टेस्ट होता है, जो ये पूरा फेज़ होता है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होता, हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज वी वांट द सिलेक्शन फ्रॉम यू साइड। तो 73rd बीपीएससी जो फाउंडेशन और कम मेंटरशिप का ओरिएंटेशन सेशन है, मैं इसी मोटिवेशन और इसी एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी जो जीएस सब का लोगो है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटोर। उन पे भरोसा रखिए। कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, बट आपको कोई बता रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो आई वुड नॉट से कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, बट आप एक ऑफिसर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो बता रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर रेलेवेंट है तो इस जर्नी में पेशेंस बहुत ज़्यादा काम करता है, बिकॉज़ ये जर्नी लंबी होती है। तो पेशेंस और उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ट्रस्ट से आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, कंसिस्टेंसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्ड हो गया यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द CSE एग्ज़ाम ऑफ द बीपीएससी। तो एवरीथिंग इज़ लिंक, ठीक है। तो ट्रस्ट को लाने के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, बिकॉज लंबा जर्नी होता है ये बीपीएससी का, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द मोरल वैल्यूज़ दैट आई वॉन्ट यू टू इनकलकेट इन योर सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग द 73rd बीपीएससी का प्रोग्राम। ऑल राइट, सो शैल वी स्टार्ट एंड आर यू रेडी और नॉट? चलिए तो हम लोग देखते हैं 73rd बीपीएससी फाउंडेशन कम मेंटरशिप का आज हम लोग ओरिएंटेशन सेशन कर रहे हैं, इन विच आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू समथिंग, आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग दिस जर्नी कि कैसे ये जर्नी आपकी चलेगी। इससे रिलेटेड आपके प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए जो आपको एटलीस्ट कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आई वॉन्ट यू टू डू द हार्ड वर्क। वो जब हार्ड वर्क करोगे ना, देन यू डोंट नीड एनीवन टू टेल यू कि अरे ये करो ये करो ये करो, बट मेंटरशिप वही चीज़ है। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी एनालाइज करो, उसी से रिलेटेड ये ओरिएंटेशन सेशन है आप लोगों। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सुप्रभात है और मेरा सिलेक्शन इस बार 70वीं बीपीएससी में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जो है वो हुआ है। इस वीडियो में मैं जीएस सब सिविल सर्विसेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। जीएस सब सिविल सर्विसेज एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूशन है। मैं इस इंस्टीट्यूशन को पर्सनली फॉलो प्रीलिम्स के समय से कर रहा हूं, और फॉर्मली जो है वो मैंने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था यहाँ पर, जिसका मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ मिला। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेंस मेंटरशिप में जो इनकी वैल्यूएशन है वो बहुत ही अच्छी है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन की स्टैंडर्ड, मतलब जैसे 71st बीपीएससी में आपने देखा होगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई था,
या बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो 70th बीपीएससी के टाइम से ही जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं जीएस अब, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो। तो क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, जिससे बहुत रिगरस प्रैक्टिस हुआ और जिसका फायदा मुझे जो है वो ओरिजिनल एग्जाम में डेफिनेटली मिला है। तीसरा, जो पर्सनल मेंटरशिप है रितेश सर का स्पेसिफिकली, वो बहुत ही कमेंडेबल है, लाजवाब है। मतलब आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस हो और आप सर को मैसेज या कॉल करें, ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू एड्रेस योर एवरी प्रॉब्लम्स। तो जीएसएफ मेंटरशिप जो है वो एक तरह से बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इस पूरे प्रिपरेशन को रीडिफाइन कर रहा है और ये एक नया जो है वो वेव क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद जब मैंने जीएसएफ सिविल सर्विसेज में मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैं मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था, तो बहुत सारी हेल्पफुल इनसाइट्स मैम के द्वारा और सर के द्वारा प्रोवाइड की गई, जिसके वजह से मेरा ओरिजिनल इंटरव्यू भी जो है वो काफी अच्छा गया था। तो आई एम होपफुल कि जो लोग भी जीएसएफ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं अपने बीपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आकर आपको एक ऐसा एम्बियंस मिलता है जहां पर आप स्टूडेंट के साथ साथ अपने मेंटर से बिल्कुल फ्रीली जो है वो बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जीएसएफ सिविल सर्विसेज, आपके बिना ये नहीं हो पाता जो आज मुझे अचीव हुआ है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ पूरे जीएसएफ टीम को कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही उम्दा रहा है और आगे आने वाले समय में और भी लोग आपसे जुड़ें और फिर अच्छा करें, बहुत ही अच्छा करें। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो कृपया लगे रहें। ये एग्जाम बहुत ट्रेचरस और रिगरस प्रोसेस है, इसमें आप लगे रहेंगे तो आपका सफलता जो है वो बिल्कुल ही निश्चित ही आपको जो है वो मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच के लिए। ठीक है, तो हम लोग 73rd बीपीएससी के पूरे एक ओवरव्यू को समझेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हम लोग साथ साथ सिलेबस भी देखेंगे। बिकॉज़ कोई भी स्टूडेंट मैं जानती हूँ कि 80 to 85 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 85% में इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात कर रही हूँ, कि वो सिलेबस नहीं कभी खोल के देखते, उनको सिग्निफिकेंट नहीं लगता। लेकिन आई वुड से कि सिलेबस और जो PYQ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है CSE एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो आप अगर खुद से नहीं खोल के देखोगे, वी आर नॉट हेयर कि आपके लिए हम लोग वो चीज़ ना करें, वो आप पे छोड़ दें। तो इसीलिए मैंने इसको स्पेशली रखा है इस सेशन में कि हम एक बार सिलेबस को भी गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद द टॉपिक लिस्ट हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। टॉपिक लिस्ट का वीडियो तो अलग से आएगा, बट हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। इसी से रिलेटेड आपके लिए मैंने टास्क भी रखा हुआ है जो आपको करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो बैच है 73rd बीपीएससी का, ये एक्चुअली कैसे चलेगा और कैसे आपको इसको अपने मैक्सिमम आउटकम के लिए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक है। और आई वुड एश्योर यू कि अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करोगे विथ एवरी टेस्ट जो प्रीलिम्स और मेंस का हम लोग लेने वाले हैं उसको अटेम्प्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। सिलेबस तो कवरेज रहेगा ही, वो कवर सिर्फ पेपर पे नहीं रहेगा, वो कवर सिर्फ नोटबुक पे नहीं रहेगा, बल्कि आपके माइंड में कवर रहेगा। और जैसे ही वो माइंड में कवर रहेगा, हु कैन स्टॉप यू टू क्वालिफाई द 73rd बीपीएससी। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों की बात कर रही हूँ। एंड प्रीलिम्स और मेंस के ढांचे से, प्रीलिम्स और मेंस के जो नींव आपने रख दिया, उससे ही इंटरव्यू फ्रेम होता है। इंटरव्यूज़ नॉट लाइक समथिंग न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि उसका कुछ अलग सिलेबस है। जो प्रीलिम्स और मेंस में आपने अपने नॉलेज को बिल्ड किया, उसी से आपका पर्सनालिटी ही चेंज हो जाता है। उसी का टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू, ठीक है। एंड देन द सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई लाइक टू मेक इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द ओरिएंटेशन सेशन फॉर द 73rd बीपीएससी। ऑल राइट, तो फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच। चलिए, तो हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि बिकॉज आई एम टेकिंग द सेशन एज इन कि मैं एक बिगिनर के लिए सेशन ले रही हूँ जो पहली बार CSE बीपीएससी के फील्ड में घुस रहा है। तो दैट्स वाई मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, CSE एग्ज़ाम क्या होता है, ठीक है। तो BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल, इधर तो हर साल रेगुलर कर रही है, वैकेंसीज़ निकालती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो निकालेगी BPSC, ये आपको एक रास्ता देती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में एक ऑफिसर लेवल के पोस्ट को
ग्रैब कर सको, वहाँ पे वो पोस्ट हासिल कर सको। तो ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट जो होता है वो ग्रुप बी का पोस्ट होता है, ठीक है। जो आईएएस बनते हैं वो ग्रुप ए के रहते हैं, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो पीसीएस ऑफिसर्स रहते हैं, वो ग्रुप बी के ऑफिसर्स बनते हैं। ऑब्वियसली इसमें हमारा अलग अलग पे ग्रेड होता है, तो लेवल 9 है, लेवल 7 है, ये दोनों लेवल पे आपकी नियुक्ति होती है। कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपके लेवल 8 पे नियुक्ति होती है। फॉर एग्जांपल 68 पीपीएससी में एक पोस्ट है एडीएमओ, उसका लेवल जो है वो 8 है, ठीक है। तो इन 3 लेवल पे आपकी नियुक्ति होती है, और ये पोस्ट की वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट बीपीएससी को भेजता है, उस अकॉर्डिंग पे वो रोस्टर निकालती है और वैकेंसी लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है। दिस इज़ क्लियर। तो यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जस्ट बिलो द आईएएस एंड आईपीएस। तो इसी से तुम आप समझ लो कि ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, ठीक है, इतना टफ क्यों होता है। एंड आपका माइंडसेट यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके माइंड में एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम टफ है, और क्यों टफ है, क्योंकि यू विल बी गोइंग टू बी द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, यू आर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेकिंग द पॉलिसीज़ फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप में वो उतनी अकाउंटेबिलिटी, उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। दैट्स वाई जो टेस्ट होता है बीपीएससी का वो टफ होता है। ये फिल्टर आउट करने के लिए 3 स्टेजेस में बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हमने समझने से पहले ये समझ लिया कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न टफ बनाने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो बीपीएससी एक स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाना चाहते हो तो दिस इज़ द वे। बीपीएससी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है सीएससी एग्ज़ाम के लिए, वही एक रास्ता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट जो एक स्टेट गवर्नमेंट में आप ग्रैब कर सकते हो, वो इसके थ्रू ही जा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। अब हम लोग आते हैं कि जो सीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसमें क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहता है, ठीक है। तो लेट मी ओपन अ पीडीएफ जहाँ पे मैंने ये बना के रखा है टू गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि एक एग्ज़ामिनेशन पैटर्न बीपीएससी का कैसा है, ठीक है। सो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आप जब देखोगे बीपीएससी का तो यू विल गेट टू नो कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है वो 3 स्टेजेस में लेती है बीपीएससी एग्ज़ाम। तो पहला स्टेज है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, दैट इज़ इसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 150 मार्क्स का होता है। फिर दूसरा आता है आपका मेंस, इसको ये 900 मार्क्स का होता है। एंड तीसरा जो स्टेज आता है आपका इंटरव्यू, ये 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब जो ये पहला जो टेस्ट आपका होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मतलब जब टेस्ट होता है आपका तो जितने बच्चे बैठे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, ये सारे फैक्टर को कल्मिनेट करके एक कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। और उस कट ऑफ, अगर आप इसके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाते हो इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तब मतलब आप क्वालिफाई कर गए। अगर उसके बिलो हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसका जो मार्क्स आप जितना भी लाओ वो रेलेवेंट आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं होता है, बस इसको क्वालिफाई करने में इसकी रेलेवेंसी है। फिर उसके बाद जब आप मेंस में बैठते हो तब प्रीलिम्स का मार्क्स का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो ये 150 मार्क्स का होता है। और इसका जो मार्किंग पैटर्न होता है ये होता है +1, जो भी करेक्ट आंसर दोगे उसका, एंड इनकरेक्ट दोगे तो -1.3 आपका निगेटिव जाता है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम ऑब्वियसली आप 150 ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट फाइटिंग फॉर 90%, 95%, वी आर फाइटिंग टू जस्ट क्वालिफाई द कट ऑफ। हमें कट ऑफ पार करना है ताकि हम लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़िल्टर आउट हो सके,
ठीक है। अब ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स बता दिया है कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, मैथ और रीजनिंग है, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं और 140 क्वेश्चन 1 to 7 में जो भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनसे रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बस एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिल्टरिंग आउट एग्ज़ाम है, जो बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए उनको टिकट मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आपको मेंस के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा और आप मेंस के लिए अपीयर करोगे। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये आपका MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। 150 क्वेश्चन आपको टिक करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, उसको आपको टिक आउट करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको फिर OMR शीट को फिल करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आपको आपने जो MCQ बनाया है, जो अपना नॉलेज है आपने गेन किया प्रीलिम्स के पढ़ाई के दौरान, फिर आपने MCQ जो बनाया उससे जो आपने विजडम गेन किया, एप्टीट्यूड गेन किया, MCQ सॉल्विंग एबिलिटी गेन की, उसके मदद से आपको ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। जब हम लोग मेंस की बात करते हैं जो कि 900 मार्क्स का है, तो ये आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाता है और ये मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जब आपका फाइनल लिस्ट रिज़ल्ट बनता है तब ये मेंस और प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के ही आपकी टोटल मार्क्स बनती है और इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंक बनता है एंड रैंक के बेसिस पे आपको सर्विस अलॉट होती है। तो मेंस और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स आपके फाइनल रिज़ल्ट में इसका यूज़ होता है और ये आपके रैंक को डिसाइड करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मेंस का मार्क्स देखो और इंटरव्यू का मार्क्स देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेंस का मार्क्स 900 का है एंड इंटरव्यू का मार्क्स 120 मार्क्स का है। तो अगर हम लोग मेंस बिगाड़ देते हैं तो वैसे ही हमारा टिकट कट जाता है, बिकॉज मेंस का वेटेज ज़्यादा है। दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो 90:12, यहाँ पे 30:4, 15:2, मतलब ये रेशियो बनता है। जहाँ पे 15 गुना मेंस का कंट्रीब्यूशन है वहीं बस 2 गुना इंटरव्यू का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है। तो मेंस पे अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेंस इज़ द स्टेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द इंटरव्यू, बट अगर मेंस मेरा अच्छा होगा, इसी का तो यूज़ हम लोग को इंटरव्यू में करना है। तो मेंस को तगड़ा करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ऊपर से ये रिटन एग्ज़ाम है। तो यहाँ हमारी जो नॉलेज अभी तक हमने गेन किया है, जो कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है, साथ ही साथ हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, हमारी जो राइटिंग एबिलिटी है, आर्टिकुलेशन एबिलिटी है, उन सबको शोकेस करना है मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। अब ये मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके टोटल 5 पेपर होते हैं, GS1, GS2 एंड एसे एंड 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका, जो कि हमने यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन कर लिया है। तो GS1 300 मार्क्स का, टोटल आपके 16 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इसमें फिर 3 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है। 3 पेपर आपका ऐसा होगा जिसका मार्क्स सबको जोड़ के 900 मार्क्स बनता है और यही आपका फाइनल रिज़ल्ट में आपके मार्क्स को ऐड किया जाता है और उसके बेसिस पे आपका रैंक बनता है। दूसरा जो मैंने अलग से पेपर बताया, टोटल 5 बताया, जिसमें से 3 तो आपका फाइनल रिज़ल्ट के लिए आपको हेल्प करेगा। जो 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के। क्वालिफाइंग का मतलब अभी मैंने बताया कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना। उसी तरह हिंदी एज वेल एज जो एक ऑप्शनल पेपर है आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हो जब मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उससे रिलेटेड एक MCQ टेस्ट होता है एंड हिंदी क्वालिफाइंग भी है आपके पास। तो हिंदी क्वालिफाइंग एंड ऑप्शनल का जो MCQ बेस्ड जो पेपर होता है, इसमें बस आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है। तो
तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कट ऑफ है वो डायनेमिक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपेयर करते हैं वैकेंसी और डिफ़िकल्टी पे। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो फिक्स रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हिंदी का पेपर, इट डिपेंड्स अपॉन द मेल और फीमेल। ऑप्शनल का पेपर इट्स डिपेंड अपॉन द मेल फीमेल और आपकी कैटेगरी। तो ये जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे ये कट ऑफ पहले से फिक्स्ड है कि हाँ भाई, आप अगर 35 मार्क्स लाते हो, 40 मार्क्स लाते हो तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। बाकी फिर इसका मार्क्स कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता आपका फाइनल रिज़ल्ट को बनाने में और आपके रैंक को डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जो मेन पेपर आपका है वो है GS1, GS2 एंड SA। ठीक है, अब ये जो 3 पेपर है 300 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स का है। तो ये GS1 क्या है, इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। GS2 में भी 3 सेक्शन है एंड SA में भी आपका 3 सेक्शन है। अब इन तीनों सेक्शन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, तो वो क्लैरिटी रहेगी कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं GS1 में। तो GS1 में जैसे मैंने बताया कि 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में देखो यहाँ पे क्या क्या है। पहला सेक्शन क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो पहला सेक्शन क्या है, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी 6 भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये शॉर्ट फिक्स नहीं है। फिर भी हम लोग एक PPSC के PYQ के हिसाब से हम लोग इसको लेके चलते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा। उसी तरह सेकंड जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन थर्ड जो है इसमें 2 DI पूछा जाता है। DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, तो बेसिकली मैथ के क्वेश्चन है ये। तो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाएंगे आपसे। तो टोटल अगर हम लोग देखें 7 क्वेश्चन यहाँ, 7 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, तो टोटल आपके 16 क्वेश्चंस GS1 में आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में आपको 16 क्वेश्चन को लिखना है। इसके लिए आपको लिखना है, इसका डेटा इंटरप्रिटेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पूरा GS1 का रिटन एग्ज़ाम हो गया। कमिंग टू GS2 का पेपर, जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर, जिसमें टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे DI 2 के कारण जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कम हो गए। लेकिन यहाँ पे DI की जगह अब साइंस टेक आ गया, तो जिस वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना ज़्यादा हो गया, इसलिए ये टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेक्शन 1 में आपका इंडियन पॉलिटी है, जिसमें 2 लॉन्ग 5 शॉर्ट। सेक्शन 2 आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, 2 लॉन्ग 5 शॉर्ट। एंड सेक्शन 3 आपका साइंस टेक है, 1 लॉन्ग एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ गया 7, 7 एंड 6, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आपको GS2 में करने हैं। ठीक है, एंड कमिंग टू द एसे पेपर, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इसमें भी है, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं डिवाइडेड है। इसमें है कि हर सेक्शन में आपको 4 से 5 एसे का टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से एक एसे का टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और हर सेक्शन में एक एसे लिखना है। ठीक है, तो 3 एसे आपको इसमें लिखना है विथिन 3 आवर्स। तो ये जो तीनों पेपर है ये मेन पेपर होता है मेंस के स्टेज का, और इस मेंस के स्टेज में आपका ये तीनों पेपर का कंबाइन मार्क्स जितना आता है उस बेसिस पे फिर रिज़ल्ट निकलेगा मेंस का। और मेंस के रिज़ल्ट में जो बच्चे मेंस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा लिखते हो मेंस एग्ज़ाम में, तब आप इंटरव्यू में अपेयर करोगे। एंड जब आप इंटरव्यू में अपेयर करते हो, देन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, तब आपका मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर आपका रैंक बनता है। और फाइनल रिजल्ट में भी जो कट ऑफ होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो और आपके रैंक के बेसिस पे आपको सर्विस मिलता है। अगर कट ऑफ के बिलो रहते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। फिर से आपको अगर BPSC में फिर से अपेयर करते हो तो फिर से शुरुआत से आपको प्रीलिम्स स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस पे बैठोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू में बैठोगे, एंड दोनों कंबाइंड मार्क्स आपका कट ऑफ से ऊपर आएगा तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप द होल एग्जामिनेशन पैटर्न इज़ क्लियर टू यू। क्लैरिटी है आपको? कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द माई फोरम सेक्शन। ये सब ऐप में टैब में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको माई फोरम सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। तो ये है टोटल आपका एग्जामिनेशन पैटर्न।
3 स्टेजेस है एंड जिसमें हमने देखा कि प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग स्टेज है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में बैठ सकते हो। एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज बहुत हाई है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। बट इंटरव्यू ऐसा नहीं है, मान लो मेंस में आपने अच्छा लिखा लेकिन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब आपको 50-60 भी नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में बहुत हाई है लेकिन मेंस के वजह से 2-3 मार्क्स से आप कट ऑफ से पीछे हो जाओ और आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो इंटरव्यू का भी उतना ही महत्व है बिकॉज वो आपका रैंक इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो ये प्रोग्राम है दिस इज़ अपॉन प्रीलिम्स एंड द मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को हम लोग साथ में लेके इसको कंप्लीट करेंगे एंड जैसे ही आपका ये फाउंडेशन बन गया तो इंटरव्यू विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, आपका नॉलेज का टेस्टिंग है, आप किस तरीके से अपने बातों को रखते हो। आपने तो लिखने की टेंडेंसी सीख ली मेंस में, बट वो उसको रखना है, उसको बोलना है, वो किस तरीके से रखोगे वो आपके इंटरव्यू से जज होगा, वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट से जज होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन और 73rd बीपीएससी में भी ऑब्वियसली यही पैटर्न ही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो वी हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन पैटर्न। जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी। कमिंग टू द सिलेबस, अब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है एक सिलेबस रिलीज़ कर देती है। आपने 11th का एग्ज़ाम दिया होगा, 12th का दिया होगा, 10th का बोर्ड दिया होगा, तो आपने ऑब्वियसली एक सिलेबस पढ़ा होगा। आपको कुछ सेट ऑफ बुक दिए गए होंगे जो एक टॉपिक आपको कवर करना है, इन टॉपिक्स को कवर करना, उस बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा। आप अच्छा परसेंटेज लाते हो तो फिर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये एक पैरामीटर सेट रहता है। उसी तरह बीपीएससी ने भी गजट नोटिफाई करके सिलेबस रिलीज़ किया हुआ है। वो सिलेबस एक फाउंडेशन है इस बीपीएससी सीएससी एग्ज़ामिनेशन का, कि आपको इस एग्ज़ामिनेशन में जो 3 स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि अराउंड 85 to 90% स्टूडेंट जो हैं वो सिलेबस कभी देखते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है कि क्या है सिलेबस। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट फॉर यू। मैं चाहती हूँ कि सिलेबस भी हम इसी ओरिएंटेशन सेशन में एक बार गो थ्रू कर लें, बाकी इसका डिटेल गो थ्रू मैं नेक्स्ट सेशन में तो लूँगी ही आपके साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं, तो एक हमें ब्रीफिंग मिल जाएगी कि जो मैं आपको कराना चाहती हूँ एंड क्या वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, या जो मैं करा रही हूँ उस पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा। जो बीपीएससी के द्वारा ऑथोराइज्ड मटेरियल है उसको पढ़ के ही डिसाइड होगा। तो बीपीएससी के द्वारा तो सबसे पहले जान लो कि बीपीएससी के द्वारा कोई बुक लिस्ट हमें नहीं दी गई है कि ये भाई ये बुक पढ़ लो तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लोगे, तो ये हमारे पास ऑथोराइज नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑथोराइज है, हमारे पास बीपीएससी का सिलेबस ऑथोराइज है एंड जो बीपीएससी अभी तक बीपीएससी सीएससी एग्ज़ाम जो ली हुई है वो जो पेपर सेट की है, PYQ जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ऑथराइज है। तो ये 2 चीज़ है जो कि हमें गाइड करेगी, डायरेक्ट करेगी, एक डायरेक्शन देगी कि हमें प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। तो मैंने ये डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो बीपीएससी के साइट से। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है आपका, तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का भी इन्होंने सिलेबस यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। चलिए इस सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं और समझते हैं। तो ये जो पेपर है जनरल स्टडी का, ये क्वेश्चंस इंक्लूड करेगा फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड ऑफ नॉलेज। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला फील्ड हमें दिखता है जनरल साइंस,
दूसरा हमें फील्ड दिखता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, तीसरा हमें मिल गया। सेकंड मिला करंट इवेंट्स, तीसरा हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। चौथा हमें मिला जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है, तो फोर्थ हमें मिल गया। फिफ्थ हमें मिला इंडियन पॉलिटी एंड सिक्स्थ हमें मिल गया इकोनॉमी एंड द मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, सिक्स्थ। सेवेंथ हमें मिला इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट्स पार्ट प्लेड बाय द बिहार इन इट एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ द जनरल मेंटल एबिलिटी, जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और रीजनिंग के, वो मिल गए। तो ये हो गया आपका 7, क्योंकि ये 7 नहीं हुआ क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। अब ये जो पेपर्स है, ये जो फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ नॉलेज है, इसको थोड़ा सा बीपीएससी ने इलेबोरेट किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक क्लैरिटी तो हमें मिली कि 7 डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज है, 7 डिफरेंट सेक्शंस है जिससे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी। अब उसको भी इलेबोरेट किया, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल साइंस में इन्होंने बोला है कि इट शुड कवर द जनरल एप्रिशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाई हो स्पेसिफिकली, आपको बस इतना जनरल अवेयरनेस होना चाहिए जनरल साइंस का, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन को होना चाहिए। अब ये पढ़ के कैन यू टेल मी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इन्होंने तो एक वेग डेफिनेशन दे दिया कि कोई बात नहीं, आपने साइंस से नहीं पढ़ाई की है, आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। हम बस चाहते हैं कि कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन, उसको जनरल एप्लीकेशंस पता हो साइंस का, बस हमारा बस इतना रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट तो इन्होंने दे दी, बट इससे तो मुझे डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है कि मुझे इसको किस तरीके से लेके चलना है। अब क्या करें? तो अब हमारे पास जो दूसरा ऑथेंटिक सोर्स है वो आता है PYQ। अब तो हम लोग को PYQ देखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें पता चला कि जनरल साइंस को हमें कवर करना है, और PYQ से क्या पता चलेगा कि जनरल साइंस में हमें क्या कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है PYQ का रोल, जहाँ से आपको टॉपिक लिस्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो जनरल साइंस पे थोड़ा सा कुछ बताया है, लेकिन वो वेग है बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, इन हिस्ट्री एम्फेसिस विल बी ऑन अ ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द फेमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब इन्होंने हिस्ट्री में भी बहुत ही वेग टर्म यूज़ किया है कि उस टाइम के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। साथ साथ जो बिहार की हिस्ट्री है वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये तो थोड़ा बहुत इन्होंने तोड़ा कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ले लो तो उसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, बट इससे तो हमें टॉपिक का अंदाज़ा नहीं ना मिल रहा है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसी तरह हिस्ट्री ऑफ बिहार तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन टॉपिक क्या पढ़े हिस्ट्री ऑफ बिहार में, ये तो हमें नहीं पता चला। तो फिर कहाँ से पता चलेगा? PYQ से पता चलेगा। नेक्स्ट आओ, इन ज्योग्राफी एम्फेसिस विल बी ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विल रिलेट टू द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ज्योग्राफी में फिर से यहाँ पे उन्होंने सेम ही बात कर दी कि हमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना है, साथ साथ जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न है बिहार का एंड इंडिया का, वो हमें कवर करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चंस ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट द नॉलेज ऑन द करंट पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया एंड द बिहार, ठीक है।
Question on the Indian national movement with relate to the nature character of the 19th century resurgence, growth of nationalism, attainment of independence, and candidate will be expected to answer question on the role of Bihar in the freedom movement of India. ठीक है, तो एक क्लैरिटी हमें मिली कि सेक्शंस कौन से कवर करने हैं. दूसरी क्लैरिटी हमें मिली कि बस इसको पढ़ के वी कांट डिसाइड द टॉपिक कि क्या पढ़ें. इसमें आपने हमें बता दिया कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, बट इस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़े वो तो समझ में नहीं आ रहा. तो हेयर यू हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द PYQ. अब ये PYQ आपको टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि हमें पढ़ना क्या है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ द टास्क फॉर यू. दिस इज़ द टास्क दैट यू हैव टू डू कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको टॉपिक लिस्ट तैयार करनी है. आई एम नॉट गिविंग यू द नंबर कि 20 करना है, 10 करना है. जितना आप निकाल सकते हो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट निकालो. पहले आप प्रीलिम्स का निकालो एंड देन उसके बाद आप मेंस का निकालो. ये आपका टास्क है. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द टॉपिक लिस्ट, बट आई वॉन्ट यू टू डू द एनालिसिस. बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि किस डायरेक्शन में हमें अपने एग्ज़ाम को लेके जाना है. एंड प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज. सो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना कि योर टास्क, यही आपका टास्क है. यू हैव टू डू द एनालिसिस एंड मेक द टॉपिक लिस्ट ऑफ प्रीलिम्स. अभी हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, अब आपको ये कवर करना है. फिर हम लोग टॉपिक लिस्ट बाद में देखेंगे. तो ये जो टॉपिक लिस्ट है पहले आप इसको कवर करो, खुद से टॉपिक लिस्ट बनाओ एंड रिपोर्ट टू मी. आप जब जाओगे फोरम सेक्शन पे तो यू कैन अपलोड फोटोज़ ओवर देयर. जो फोरम सेक्शन क्या है, ये डाउट सेक्शन है जहाँ पे आप अब डाउट पूछ सकते हो. तो यू कैन अपलोड फोटोज़ ओवर देयर. तो टॉपिक लिस्ट बनाओ, फोटो लो और इसको अपलोड करो. आई वॉन्ट मैक्सिमम सबमिशन फ्रॉम यू. यहीं से आपकी सिंसेरिटी मुझे दिख जाएगी कि कितने लोग सिंसियर हैं, कितने लोग बस ऐसा ही भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, बस वही भीड़ के हिस्से में बनने के लिए आ चुके हैं इस बैच में. तो ये चीज़ आपका टास्क है. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक लिस्ट टुडे. मैंने सोचा था बट आई वॉन्ट यू टू डू द एनालिसिस. मैंने टॉपिक लिस्ट तैयार करके रखा है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको. थोड़ा सा मैं आपको स्नैपशॉट दे देती हूँ, लेकिन ये टास्क आपका है. तो आपको प्रीलिम्स का टॉपिक लिस्ट करना है. ठीक है, प्रीलिम्स का टॉपिक लिस्ट कर लो, फिर हम लोग उसको मेंस का टॉपिक लिस्ट भी आपसे ही करवाएंगे, सो दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एंड यू ऑल्सो गेट टू नो ना कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है. तो पढ़ने से पहले एटलीस्ट क्वेश्चन भी देख लोगे आप कि जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपको यहाँ पे मैं कराऊंगी, जो आपको यहाँ पे मेंटोर कराएंगे, जो आपको यहाँ पे रितेश सर कराएंगे, क्या वो सही में रेलेवेंट है कि नहीं एग्जामिनेशन के, वो भी आप जज कर सकते हो. तो जज करने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा बेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्जामिनेशन का, तभी कर पाओगे. वो बेस अंडरस्टैंडिंग आपके इस एनालिसिस से होगा. तो ये टास्क को हल्के में मत लेना, इसी से आपकी सिंसेरिटी जज होगी. ठीक है, तो टॉपिक लिस्ट तैयार करो प्रीलिम्स का एंड देन उसके बाद आई विल गिव द टास्क फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस. आपका टास्क आपको मिल गया, आपको टॉपिक लिस्ट तैयार करना है. कमिंग टू मेंस का सिलेबस, तो ये जनरल साइंस मैंने बताया, जनरल हिंदी मैंने बताया ऑप्शनल है. जनरल स्टडीज़ में 2 पेपर हैं, GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 एंड इसके बाद आपका एसए का पेपर है. ठीक है, तो ये इसको मैं नेक्स्ट सेशन में रखूँगी कि मैं यहाँ पे आपको एक बार डिक्टेट कराऊंगी, देन आई विल गिव द टास्क ऑफ टॉपिक लिस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. अभी आपको प्रीलिम्स के लिए जो भी यहाँ पे 7 सब्जेक्ट मैंने डिकोड किए हैं, उन 7 सब्जेक्ट का आपको टॉपिक लिस्ट तैयार करना है. ऐसा हो सकता है कोई बच्चे 20 टॉपिक लिख के भेजे मुझे, कोई बच्चे 5 लिख के भेजे, लेकिन जितना लिखना है लिखो, जितना एनालाइज कर सकते हो, जितना आप डिकोड कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक है. आपको बस करना है. ये मत सोचो कि मैंने इतना किया, उसने इतना ज़्यादा कर दिया, ये नहीं सोचना है. आप बस टास्क करो, आप अपने पे फोकस करो. ठीक है, तो ये आपको करके रखना है. ऑल राइट, तो मैं चलो आपको टॉपिक लिस्ट भी दिखा देती हूँ जस्ट टू गिव यू द हेड्स अप कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था, बट आई वॉन्ट यू टू डू द टास्क. ये मैंने टॉपिक लिस्ट निकाल के रखा होता है. द मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द
हिस्ट्री ही कंटिन्यू है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा ये हो जाता है। ये आपका करंट अफेयर्स, ये आपका पॉलिटी, ये आपका जियो एंड इको पार्ट, ठीक है। साइंस टेक भी है नीचे, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक लिस्ट रखा था। आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस टू यू। आप पहले एक्सरसाइज करोगे। लेट मी चेक योर सबमिशंस कि आपने कितना एक्सरसाइज को फुलफिल किया है। देन आई विल डू द टॉपिक एनालिसिस विथ यू, तभी जाके वो क्लैरिटी होगी। तो हमें थोड़ा सा बेस अपना रिफाइन कर लेना है, ताकि जब आगे पढ़ो ना तो आपको वो बर्डन फील ना हो एंड यू हैव मच मोर क्लैरिटी इन योर माइंड कि हर टॉपिक को हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हाउ दिस बैच विल प्रोसीड। आई होप आप लोगों ने मेरी 73rd BPSC स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी, जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस बैच ओनली। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। यू नो कि 7 मंथ्स का बैच है हमारा, एंड 7 मंथ्स में हम आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कवर कराएंगे विथ इफ़ेक्टिव लर्निंग। ऐसा नहीं होगा कि बस कंटेंट देते जा रहे हैं, आप इसको संभाल के ऑर्गेनाइज करके फोल्डर में मतलब इकट्ठा करते जा रहे हो, लेकिन कुछ इसका आपको आउटकम नहीं दिख रहा, कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा। वो यहाँ पे नहीं होता है। हमें यहाँ पे एक्टिव लर्निंग करनी है, इफ़ेक्टिव लर्निंग करनी है कि जो आप पढ़ो उसका टेस्ट करो और उसको खुद एनालाइज करो कि आपने इससे क्या सीखा, ठीक है। 7 मंथ्स का ये प्लान है। किस तरीके से चलेगा? तो चलेगा ये आपका कि पर वीक हम आपको एक वीक टारगेट देते हैं। वीक टारगेट को ही तोड़ के वी विल गिव यू द डेली टारगेट। और ये जो आपका वीक है, जो टारगेट का वीक है, वो आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मतलब 5 डेज़। अब आप बोलोगे यहाँ तो आपने चीटिंग कर ली, आपने 2 दिन तो ले लिया। 2 दिन ये इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए हमने लिया है आपसे, आपके लिए छुट्टी नहीं है। आपको सैटरडे एज वेल एज संडे को भी टेस्ट देना है। ये आपका इफ़ेक्टिव लर्निंग का पार्ट है, ये टारगेट का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चिल करने का भी समय दिया है, बिकॉज 7 मंथ्स का ये बैच है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 7 के 7 दिन पढ़ना है, तो आप 2 से 3 वीक पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे, भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमने आपको बीच में ब्रेक का भी टाइम दिया है, सो दैट यू केम विथ अ फ्रेश माइंड ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आपका 5 दिन का टारगेट होगा। टारगेट हम लोग आपको इस तरीके से देंगे कि पर डे आपको 2 टॉपिक को कंप्लीट करना है। 2 टॉपिक में एक प्रीलिम्स रहेगा, एक मेंस का टॉपिक रहेगा। एक प्रीलिम्स का और एक मेंस का वीडियो जाएगा, वीडियो लेक्चर रहेगा। एंड ये जो वीडियो लेक्चर हैं, हमने उनसे लेक्चर्स कंप्लीट करवाए हैं। बहुत सारे लेक्चर्स तो मैं लूँगी, एंड बहुत सारे लेक्चर्स जो ले रहे हैं वो ऑलरेडी BPSC में सेलेक्टेड है, एज वेल एज जो मेंस क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू में अपेयर कर चुके हैं, उनके द्वारा ये लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। तो डोंट अंडरस्टिमेट द योर मेंटर, उन पे ट्रस्ट रखिए, जो डाउट है वो पूछिए। एंड मोस्ट ऑफ द लेक्चर आर ऑल्सो टेकन बाई मी एज वेल, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एक प्री एक मेंस का आपका डेली कवरेज होगा पर डे, प्लस इसके साथ आपको नोट्स जाएगा। एक प्री का नोट्स रहेगा, एक मेंस का जो भी टारगेट है उसका आपका नोट्स रहेगा। तो मंडे टू फ्राइडे पर डे आपका 2 टॉपिक कवर होगा, तो टोटल आपके 10 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इन अ वीक। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 के बदले 3 भी टॉपिक हम लोग करवाएंगे। तो एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो पर वीक आपका 10 टॉपिक कवर होगा। उन 10 टॉपिक को बेस बना के, जिसमें 5 टॉपिक प्रीलिम्स का है, 5 टॉपिक मेंस का है, 5 टॉपिक के बेसिस पे आपका सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, एंड 5 टॉपिक जो मेंस का हमने आपके लिए टारगेट में रखा है, उसके बेसिस पे आपका संडे को मेंस का टेस्ट होगा, ठीक है। तो सैटरडे और संडे हमने थोड़ा सा आपको चिल दिया है, जिसमें सिर्फ आप टेस्ट को अप्लाई करो, एज वेल एज इसका मोस्टली आप यूटिलाइज रिवीजन पर्पस के लिए करो, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। तो सैटरडे संडे रिवाइज करना है एंड टेस्ट लगाना है, नया टारगेट हमें नहीं करना। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 7 months,
ठीक है, इसमें करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, ऑल राइट, और इसमें हम DI भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ भी इधर उधर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल वीक किस तरीके से चलेगा, इसी को आप स्ट्रेच कर दो मंथ्स में कि एक मंथ कैसे चलेगा, इसी को आप स्ट्रेच कर दो 7 मंथ्स में। तो 7 मंथ्स में वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विथ इफेक्टिव लर्निंग और द एक्टिव लर्निंग बाई अटेम्प्टिंग टेस्ट एवरी वीकेंड। सैटरडे और संडे को हम लोग इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब टेस्ट जो लेंगे तो ऑब्वियसली जब प्रीलिम्स का टेस्ट लेंगे वी विल गिव यू द आंसर की प्लस एक्सप्लेनेशन एनालिसिस आपको करना है। मेंस का टेस्ट लेंगे वी विल गिव यू द मॉडल आंसर एज वेल एज इवैल्यूएशन आपका होगा, जिसमें हम आपको डिटेल फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपको समझना है, देखना है और इसको नेक्स्ट टेस्ट में इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो भी आपको फीडबैक मिलेगा उसको इनकॉर्पोरेट करना है और ट्राई करना है कि हर टेस्ट में आपकी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो ये है 73rd BPSC फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच कि किस तरीके से हम ये बैच लेके चलेंगे। एंड ऑब्वियसली 7 मंथ्स में वी डोंट नो कि प्रीलिम्स 73rd का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, बिकॉज जो साइकिल है उस हिसाब से मैंने आपको टेंटेटिव डेट बताया है कि किस तरीके से प्रीलिम्स हो सकता है 73rd का। बट वी आर नॉट द BPSC ना, हम लोग आयोग तो है नहीं, तो हम तो कंप्लीट करेंगे 7 मंथ में। जो बाकी के टाइम है आपको अगर मिलता है 7 मंथ के बाद आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो वो टाइम आपको रिवीजन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि आपका सिलेबस मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए कंप्लीट है और आपने टेस्ट भी इतना अप्लाई कर दिया है। अगर इससे पहले मान लो 6 महीने पे ही BPSC बोलता है कि हम प्रीलिम्स का लेंगे, 73rd का प्रीलिम्स लेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अप्रोच को चेंज कर देंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। जहाँ एक दिन में आप 2 टॉपिक कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स का दो टॉपिक कर लेंगे, मेंस का 1 टॉपिक कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास टाइम कम रहेगा तो हमारा अपना स्टडी आवर बढ़ाना पड़ेगा ना हमको। अभी जो स्टडी आवर है 5 से 6 घंटा इज़ इनफ फॉर यू, मैं बिगनर का बात कर रही हूँ। एंड ऑब्वियसली जब इसको प्रीपोन कर देता है अगर BPSC, हमने तो टेंटेटिव लेके चला है, अगर इसको प्रीपोन कर देता है BPSC तो ऑब्वियसली वी विल एक्सटेंड आवर स्टडी आवर, वी आर गोइंग टू सिट फॉर 1-2 आवर मोर, ठीक है। स्टडी के लिए हम 1-2 घंटा और बैठेंगे, ऑलराइट, तो हम अपना अप्रोच चेंज कर देंगे। तो ये तो बात की बात है, जिस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम लोग अप्रोच अपना चेंज करेंगे। लेकिन मान लो 7 महीने तक हमें कोई भी खबर नहीं है, तो विल ये जो बैच है वो स्लो हो जाएगा? नहीं होगा, हमें 7 महीने में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वांट यू टू रिवाइज, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको रिवीजन के लिए रखना है। एंड 7 महीने में वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एंड द मेंस विथ इफेक्टिव लर्निंग बाय डूइंग द टेस्ट बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इन द वीकेंड्स, ठीक है। तो कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, वीडियो को देखिए, नोट्स जो दे रहे हैं उसको पढ़िए एंड टेस्ट लगाइए। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड ओनली सिंसियर स्टूडेंट जो ये फॉलो करते हैं, यू विल सी द चेंज। बोलते हैं ना 21 दिनों में अगर कोई हैबिट को अगर फॉलो आप कर लेते हो तो आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो डू दिस। आएगी बीच में डीमोटिवेशन, तो संडे और सैटरडे हमने आपको इसीलिए दिया है कि सैटरडे को सब कुछ रिवाइज कर लो, बस टेस्ट लगा लो, एंड संडे को बस टेस्ट लगा लो, बाकी दिन चिल करो, घूमो, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, एंड देन फिर मंडे से लग जाओ। हम चाहते तो मंडे टू संडे कर देते, बट दैट नॉट बी अ फिजिबल ऑप्शन फॉर यू। बर्नआउट हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द आवर प्रोग्राम और दिस बैच विल प्रोसीड, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक दैट आई वॉन्ट टू एड्रेस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो टास्क आई होप आप लोगों ने लिख लिया कि क्या करना है आपको। प्रीलिम्स का PYQ आपको एनालाइज करना है, ठीक है।
अभी के लिए आई वुड से कि आप 67 बीपीएससी ऑनवर्ड आप 70th बीपीएससी तक 71st ले लो, 71st बीपीएससी तक आप प्रीलिम्स के जो पेपर हैं उसका एनालिसिस करोगे। जो हमने सब्जेक्ट डिकोड किए हैं, 7 सब्जेक्ट हमने सिलेबस से निकाला है, उसके बेसिस पे इसका टॉपिक लिस्ट जॉट डाउन करो और मुझे सेंड करो। कोर्स में आप टैब पे जाओ माई फोरम में और वहाँ इसको सबमिट करो। ये आपका टास्क है और ये आपको करना है, ठीक है। आपके पास 2 से 3 दिन हैं इसको करने के लिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक कि जो बच्चे 73rd बीपीएससी मेंटरशिप और फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच में इनरोल है, उसमें से हमें लाइक 50-60% बच्चों से रिक्वेस्ट आया है कि हम इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें, इस बैच को। जो 1 जुलाई से जो आज से स्टार्ट होने वाला था टारगेट, उसको हम लोग डिसाइड किए हैं कि 10 जुलाई से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बट आपके लिए ये एक्सटेंड नहीं हो रहा। टारगेट हमने एक्सटेंड कर दिया 10 जुलाई से, बट आपके लिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको प्रीलिम्स का टॉपिक लिस्ट प्रिपेयर करना है अभी के टास्क के लिए, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आई विल डू द मेंस सिलेबस डिकोडिंग विथ यू, और उसका फिर मेंस का टॉपिक लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम द 10 जुलाई आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फिर हम लोग टारगेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक, क्योंकि आप ही लोग के तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ रहा था कि थोड़ा सा हम इसको पोस्टपोन कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो 72nd बीपीएससी पीटी में भी बैठ रहे हैं, बट हम उतना लेट तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा एक हम विंडो दे रहे हैं ताकि वो भी अपना जो भी उनका डिसीज़न है उसके हिसाब से वो लोग भी अपना डिसाइसिव हो जाएं और क्या करना है उसके आधार पे भी वो अपना प्रायोरिटी सेट कर लें। बट वी आर जस्ट गोइंग टू डिले इट फॉर द 10th शेड्यूल, बट आपके 10 जुलाई, बट आपके लिए ये पोस्टपोन नहीं है, आपके लिए टास्क है। और अभी आपको लग रहा है कि ये टास्क मैं नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टफ है, इतने पेपर्स को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, बट अगर ये एक बार कर लेते हो, जब आप प्रीलिम्स जब टारगेट स्टार्ट होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा इसका इम्पोर्टेंस। अभी भले आपको रियलाइज़ ना हो तब जाके, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ होगा। जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसका क्वेश्चन आपको दिमाग में रिकॉल होने लगेगा, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो PYQ देखते नहीं हैं। वो बस देखते हैं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है उसको बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। बट जो पढ़ा रहा है उसको चेक करना, जो पढ़ा रहा है उसको एनालाइज करना कि रिलेवेंट है कि नहीं। वो जो पढ़ा रहा है उससे टेस्ट करना कि बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस PYQ में पूछे हैं वो मुझसे बन रहे हैं कि नहीं। वो तभी आएगा जब आप PYQ का एक बार अध्ययन कर लोगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये टास्क कर लेना है। तो मैं अभी देखती हूँ कि कितने सिंसियर बच्चे हैं और कितना भीड़ वाले बच्चे हैं। जो सिंसियर है ऑब्वियसली दे विल सबमिट द टास्क, ठीक है। सो आई होप द ओरिएंटेशन सेशन हैव मेक्स मेनी थिंग्स क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम लोग इस 73rd बीपीएससी फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच को लेके चलेंगे। जो भी डाउट है आप फोरम जो है उस पर डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, बिकॉज आई वॉन्ट 2-वे कम्युनिकेशन। इधर से जा रहा है तो उधर से भी आई वॉन्ट, बिकॉज अल्टीमेटली वी वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू। यू हैव सीन द 70th बीपीएससी का रिज़ल्ट, बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड हमारा ये बैच गया है। शुरू से ही दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी, फाइनल सिलेक्शन लेना है, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स कम करो और ओवरऑल बीपीएससी के बारे में सोच के पढ़ाई करना चालू करो, कैसे रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 73rd बीपीएससी फाउंडेशन कम मेंटरशिप बैच। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये जो टास्क है ये आपको करके सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैडम, जैसे कि आपने वरीय उपसंहर्ता पद पर चयनित हुए हैं, क्या इस पद पर चयनित होने के लिए किसी बड़े संस्थान में पढ़ने का या कोचिंग संस्थान में पढ़ने की ज़रूरत है, या खुद भी सेल्फ स्टडी से ये सब संभव हो सकता है? इसमें अगेन मेरे पास टाइम ही नहीं था किसी कोचिंग जाने का, बट ऑनलाइन एक कोचिंग है GS हब करके,
तो वो उस वक्त डेली टारगेट्स कुछ दिया करते थे। जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको एक जगह करके वो पर डे का डेली टारगेट देते थे। तो मुझे भी ऐसा मतलब आ करके ऐसा मोटिवेशन रहता था कि अच्छा ये सर्टेन टारगेट्स है, आज पूरे नहीं हुए हैं, इसको पूरा करके ही सोना है। तो अगेन मैं वर्किंग एस्पिरेंट थी तो मेरे लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। किसी कोचिंग से मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट मैंने जीएस हब के वही डेली टारगेट्स मैंने फॉलो किया है। और मॉक इंटरव्यू, वही इंटरव्यू से पहले मैंने 2 जगह मॉक इंटरव्यू दिए हैं, जीएस हब में और एडिटेरिया में। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।